हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोगों का चौथा लेसन स्टार्ट होने वाला है। क्लास 11th का चौथा लेसन जिसका नाम है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। बच्चों आज हम लोग कुछ इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ऐसे कुछ परमाणु लिखे हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन हमें प्रकृति में H2 के रूप में भी मिलता है, कार्बन कार्बन के ही रूप में, नाइट्रोजन N2 के रूप में, O2 के रूप में, Cl Cl2 के रूप में। तो बच्चों ये जो आप लाइनें देख रहे हैं ना, इस प्रकार की ये जो चीज़ें देख रहे हैं, इसे बेटा हम लोग जब सिंगल मुक्त अवस्था में होगा, ठीक है, तब भी इसे हम तत्व कहते हैं। और बेटा एक गजब की बात है कि इसे हम लोग परमाणु भी बुला सकते हैं। परंतु इस लाइन को यदि आप देखें, इस कॉलम में जो एलिमेंट्स आए हैं इस पर देख रहे हैं हाइड्रोजन H2 के रूप में अर्थात संयुक्त अवस्था में, नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में, ऑक्सीजन संयुक्त अवस्था में, क्लोरीन संयुक्त अवस्था में। बेटा इन्हें भी हम लोग तत्व ही कहते हैं, परंतु इन्हें हम परमाणु न कहकर अणु भी बोल सकते हैं। अब अणु क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर दो परमाणुएं आपस में मिल चुकी हैं, और जब दो परमाणुएं आपस में, दो या दो से अधिक परमाणुएं आपस में मिलती हैं, संयोजित होती हैं, तब जाकर अणुओं का निर्माण होता है। इस श्रेणी को तत्व भी कह सकते हैं, अणु भी कह सकते हैं। इस श्रेणी को तत्व कह सकते हैं, परंतु अणु ना बोलकर इसे परमाणु बोलेंगे। बेटा आप मान लीजिए यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाए, यही कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ जाए, यही कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ जाए, तो अब हम क्या देख रहे हैं? इस यौगिक को बनाने के लिए दो भिन्न परमाणु भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन। भिन्न भिन्न परमाणुएं जब आपस में जुड़ती हैं और यौगिक का निर्माण करती हैं, कोई पदार्थ बनाती हैं, तो बेटा इन्हीं पदार्थों को ना कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड यानी कि यौगिक कहते हैं। तो यौगिक को बनाने के लिए दो भिन्न परमाणुएं भाग लेती हैं, जबकि तत्वों को बनाने के लिए दो समान परमाणुएं आपस में जुड़ी होती हैं, तब तत्वों का निर्माण होता है। बेटा एक बात आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए ये H2 लिखा हुआ है, H2 जानते हैं H2 का मतलब होता है दो हाइड्रोजनों के बीच एक आकर्षण है, इसका मतलब। लेकिन अगर ये 2H के रूप में लिखा है तो समझ जाइए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग हैं, वो अभी जुड़े नहीं है, ठीक है। तो हमारा फाइनल जो बात है रासायनिक आबंधन, तो हर परमाणुओं के मध्य जब दो या दो से अधिक परमाणुएं आपस में मिलती हैं तो उनके मध्य एक आकर्षण होता है। जब दो या दो से अधिक परमाणुएं आपस में जुड़ती हैं तो उनके मध्य एक आकर्षण होता है। उन्हीं आकर्षण को रासायनिक आबंध या रासायनिक बंधन कहते हैं। फिर बात आएगी कि आखिर रासायनिक बंधन बनते क्यों हैं? तो बेटा मैं आपको बताऊं, आवर्त सारणी में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स में जो वर्ग 18 के तत्व हैं, वर्ग 18 के तत्वों में कुल 7 तत्व हैं जो हीलियम परिवार से शुरू होते हैं। ये तत्व जो होते हैं बेटा ये अक्रिय होते हैं। अक्रिय का मतलब किसी से क्रिया नहीं करते। तो अब जो शेष एलिमेंट्स हमारे पास बच रहे हैं 111 एलिमेंट्स, वो 111 एलिमेंट्स अपनी संरचना किसके जैसे बनाना चाहता है? वर्ग 18 में पाए जाने वाले इन 7 तत्वों जैसे, अर्थात अपने आप को अक्रिय बनाना चाहते हैं। इस कंडीशन में परमाणुएं या तो इलेक्ट्रॉन दान करती हैं या तो इलेक्ट्रॉनों को लेती हैं। इलेक्ट्रॉनों को दान करेंगी या तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगी, ताकि उन परमाणुओं का जो अष्टक है, जो बाहरी कोश है, जो बाहरी कोश का मतलब कह दूं बेटा, जैसे हमारा ये परमाणु का आकार बना रहा हूं, नाभिक के बाहर ये जो सबसे अंतिम का जो ये कोश देख रहे हैं, इसी को बाह्यतम कोश कहते हैं। तो
तो हर परमाणु ये चाहता है कि जो बाह्यतम कोष है, इस बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भर लिए जाएं, अर्थात वो अपनी संरचना को वर्ग 18 के जैसा बनाना चाहता है। इसीलिए ये परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन लेती हैं या तो इलेक्ट्रॉन देती हैं। इस कंडीशन में लेन देन के द्वारा एक विशेष प्रकार का आकर्षण बनता है, उसे ही हम लोग रासायनिक आबंध कहते हैं। अब बेटा रासायनिक बंध के संबंध में कुछ परिकल्पना है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था लुईस तथा कॉसेल। तो बेटा लुईस तथा कॉसेल, इन वैज्ञानिकों ने 1916 में एक कथन प्रस्तुत किया। इनका कथन क्या था बेटा? इनका कथन ये था, एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या बात कही थी लुईस तथा कॉसेल ने इसमें? इन्होंने कहा था कोई भी जो परमाणु है, कोई भी परमाणु, वो परमाणु जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई परमाणु है सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं 2 8 1, और एक परमाणु हम ले लेते हैं हीलियम, नियान का परमाणु क्रमांक होता है 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8। तो बेटा क्या है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लुईस तथा कॉसेल ने 1916 में दिया था। इनके अनुसार कोई भी परमाणु अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने निकटवर्ती वर्ग 18 में पाए जाने वाले तत्वों के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चाहता है, जिस दौरान ये परमाणुएं या तो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, जिससे उनका अष्टक पूरा हो जाए। तो बेटा जैसे ये तो धातु है, अब ये धातु है तो ये धातु क्या कर रही है? अपना एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रही है। तो देखिए अब इसका पीछे वाला ये जो कोष है, अब ये बाहरी कोष बन गया है, और इस बाहरी कोष की अगर हम बात करें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। तो अर्थात हर परमाणु जो है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये कहता है हर परमाणु अपनी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपने निकटवर्ती वर्ग 18 में पाए जाने वाले तत्वों के जैसे अपने विन्यास को बनाना चाहता है। इस दौरान परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती हैं या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। जैसे क्लोरीन देख लीजिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, 2 8 7। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। एक जैसा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके बाहरी कोष में फिर से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसकी संरचना कैसी हो गई? आर्गन के जैसी हो गई। आर्गन वर्ग 18 में पाया जाने वाला तत्व है और वो स्थायी है। तो समझ पा रहे हैं बच्चों, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये था। फिर इसके बाद एक और नियम है अष्टक का नियम। बच्चों अष्टक का नियम क्या कहता है? ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल ये कहता है कि भाई किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में परमाणुएं अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों को भरकर अपनी संरचना वर्ग 18 के तत्व के जैसा कर लेता है, जिस कारण वो परमाणु अक्रिय व्यवहार दर्शाने लगता है। फिर से सुनेंगे आप, अष्टक नियम क्या कहता है बेटा? अष्टक नियम ये कहता है परमाणुएं अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरकर अपनी संरचना वर्ग 18 के तत्व के जैसे करना चाहता है। इसीलिए वे परमाणुएं या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, वो या तो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करती हैं, या तो ग्रहण करेंगी या तो उत्सर्जित करेंगी। यही था बच्चों अष्टक का नियम। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर इसी टॉपिक पर बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों अब हम लोग देखते हैं लुईस संरचना।
क्या है बच्चों, लुईस संरचना कैसे बनानी है। चलिए कुछ मैं आपको तत्व दे देता हूँ। तत्व जैसे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बेटा बोरान का परमाणु क्रमांक है 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 3, इसका 2 4, इसका 2 5, इसका 2 6, इसका 2 7, ऐसा विन्यास है। अगर बेटा इसका हम लोग LDS लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे बोरान, बोरान के बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले उसे हम डॉट के रूप में दर्शाएंगे। बेटा 4 डॉट बनाएंगे, 1 2 3 4। जब 4 हो जाएंगे उसके बाद डबल करेंगे क्योंकि बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। तो अभी तो चूंकि 3 थे तो 3, फिर इसके बाद कार्बन बाहरी कोष में 4, 1 2 3 4 ऐसे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाहरी कोष में 5, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर फ्लोरीन 7, 1 2 3 4 5 6 7। हम देख पा रहे हैं बच्चों कि हमने एक लेविस स्ट्रक्चर बनाकर तैयार कर दिया है। अब इसी लेविस स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग वैलेंसी निकाल सकते हैं। वैलेंसी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3, 3 है इसकी संयोजकता, इसकी 4 है, इसके 3 है, इसके 2 है, इसकी 1 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वही उसकी वैलेंसी, ठीक है। अब बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ऑक्सीकरण संख्या, कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जितने ग्रहण कर रहा है उतने उसके ऊपर माइनस। कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जितने त्याग कर रहा है उतने उसके ऊपर धन के आवेश, ठीक है। तो बेटा बोरान या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या तो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कार्बन का प्रोसेस 4 ले सकता है या तो 4 दे सकता है। नाइट्रोजन 3 ले सकता है या तो 3 दे सकता है। ऑक्सीजन या तो 2 ले सकता है या तो 2 दे सकता है। फ्लोरीन सिर्फ ले सकता है, दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन प्रकृति में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय एलिमेंट्स है। ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है जो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। सिर्फ फ्लोरीन ही एक ऐसा तत्व है जो सभी तत्वों से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, क्योंकि इसकी ऋण विद्युतता सबसे अधिक है, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे हमने देखा कि नाइट्रोजन के बाहरी कोष में ध्यान देंगे 5, ध्यान देंगे इसके बाहरी कोष में 6, तो ये 3 बार बना रहा है, 3 बार से और ज्यादा नहीं बना सकता। ये 2 बार बना रहा है, 2 बार से और ज्यादा नहीं बना सकता। परंतु कुछ ऐसे परमाणु हैं जो इन्हीं के जैसे सिमिलर है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, 2 8 5, बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। देखिए नाइट्रोजन जैसा। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की जगह अब ले लीजिए सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, 2 8 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए ऑक्सीजन जैसा। परंतु अगर आप ये सोचे कि इसका +3 -3 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो आप गलत हैं। फिर इसका -2 या +2 ही होगा, इसके ऊपर इसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं होगी, तो आप गलत हैं। ऐसा क्यों, अब उसे समझाता हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसे सिखाता हूँ आपको। जैसे बच्चों मैं लिखता हूं नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। पहले मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाहु स्ट्रक्चर पर करता हूं। 1s2 2s2 2p3 हो गया। बेटा देखिए ये पहला नंबर के कोष को दर्शा रहा है, ये एल कोष को दर्शा रहा है। बेटा इस पे ना डी ऑर्बिटल नहीं है, डी कक्षक नहीं है, इसलिए परमाणु उत्तेजित नहीं हो सकता। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 1s2 2s2 2p4। इस पे भी बेटा डी ऑर्बिटल नहीं है, उत्तेजित नहीं हो सकता। तो ये परमाणुएं उत्तेजित नहीं हो सकती, इसीलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या या तो इसकी -3 या +3, इसकी -2 या +2 ही होगी। परंतु इसकी -3 +3 भी होगी, +5 भी होगी, इसकी -2 +2 भी होगी, +4 भी होगी और +6 भी होगी। वो कैसे, अब उसको सिखाता हूँ। तो देखिए बच्चों फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है। आप बाहु स्ट्रक्चर 1s2 2s2 2p6
3s2 3p3। बेटा ये K है, ये L कोस है और ये M कोस है, और M में आपको पता है sp_d भी आता है, इसका मतलब यहाँ पर 3d भी है और इस पे 0 इलेक्ट्रॉन गए। बेटा इस कोस में d ऑर्बिटल भी है, इसीलिए ये परमाणु उत्तेजित हो सकता है। तो हम बाहरी कोस को पकड़ते हैं, ये है हमारा बाहरी कोस। तो देखिए इस पे गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे गए हैं 3 इलेक्ट्रॉन और d पे गए हैं 1 2 3 4 5 0 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जब ये नॉर्मल स्टेज पर होगा, नॉर्मल स्टेट पर होगा, तब ये सिर्फ 3 बार ही बंध बनाएगा। लेकिन जब एक्साइटेड होता है तो क्या होता है, इसी कोस में जहाँ पर डबल इलेक्ट्रॉन है वो कूद करके d ऑर्बिटल में चले जाते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 हो गए, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी होती है। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी होती है, इसीलिए हम कहते हैं PCl3 भी बनता है जब फास्फोरस ग्राउंड स्टेट पर होता है, सामान्य स्टेज पर होता है, और PCl5 भी बनता है जब फास्फोरस एक्साइटिंग स्टेज पर होता है तब। इसी प्रकार सल्फर को देख लीजिए आप, सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और फिर 3d 0, इसमें भी d ऑर्बिटल होंगे। तो ये है बाहरी कोस। बाहरी कोस पर ये देखिए 2, इस पर देखेंगे 1 2 फिर 1 2 3 और ये 4, ठीक है। फिर D है हमारा 1 2 3 4 वो 5, ठीक है। बेटा सबसे पहले क्या है, एक्साइटेड, ये ग्राउंड स्टेट है, सिर्फ 2 बार बंद बन रहा है। एक्साइटेड होगा तो सबसे पहले एक करके एक्साइटेड होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 4 बार बंद बना था। याद रखिए एक्साइटिंग स्टेट पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा प्लस में होती है। फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन भी कूद करके यहाँ पर पहुँच गया। अब देखिए जब दूसरी बार एक्साइटेड हुआ तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, इसीलिए देखिए सल्फर -2 +2 +4 या +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बंध, ठीक है। हमारी हेडिंग है रासायनिक बंध। बेटा रासायनिक बंध जो मुख्यतः है वो हमें 3 प्रकार के मिलेंगे, आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध। दूसरा बंध आपको मिलेगा सह संयोजी बंध। बेटा ये 2 प्रकार के होंगे, ध्रुवीय सह संयोजी बंध और एक होगा अध्रुवीय सह संयोजी बंध। और एक और हमारा बंध है उप सह संयोजी बंध। ये 3 प्रकार के बंध है मुख्यतः। इन सभी बंधों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध किसे कहते हैं? पहले सबसे बात जानेंगे ना, रासायनिक बंध किसे कहते हैं। तो सुनिए, 2 परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण को रासायनिक बंध कहते हैं, ठीक है। रासायनिक बंध 3 प्रकार के। सबसे पहले आयनिक बंध किसे कहते हैं? बेटा आयनिक बंध कहते हैं, किसे मैं एग्जाम्पल से पहले समझाता हूँ। बेटा जैसे हमारे पास कोई Na है, ठीक है, और हमारे पास कोई एक क्लोरीन है। Na का परमाणु क्रमांक 11 2 8 1, क्लोरीन का 17 2 8 7। इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोश में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि बेटा धातु है, धातु क्या करती है? धनायन बनाती है। तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, बना 2 8 और इसके ऊपर आ गया धन का आवेश। ध्यान दीजिए सोडियम का ये स्ट्रक्चर स्थायी हो गया नियान के जैसा। इसके बाद क्लोरीन, जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया तो ये जो क्लोरीन है
2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका क्लोरीन का पहले से था और सोडियम ने एक और निकाला, तो समझ लो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसके ऊपर एक माइनस का चार्ज आ गया। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 हो गया। देखिए आर्गन के जैसा विन्यास हो गया। तो बेटा अब आप देख रहे होंगे कि जैसे इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसके ऊपर धन का आवेश हो गया, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया इसके ऊपर ऋण का आवेश हो गया। तो आप जानते हैं कि इस पर क्या आ गया, विद्युत आवेश पैदा हो गया और ये धन आवेश इस ऋण आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये सोडियम इस धनायन और इस ऋणायन की वजह से, यानी सोडियम का धनायन क्लोरीन के ऋणायन से क्या करेगा, एक आकर्षण रख लेगा, अर्थात पॉजिटिव इस नेगेटिव को न्यूट्रल करके एक बॉन्ड बना लेगा। इसे ही कहते हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध किसे कहते हैं वो सुनिए। धातु तथा अधातु, धातु तथा अधातु, ध्यान से देखेंगे, धातु तथा अधातु के मध्य बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। इनमें धातुएं इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अपनी संरचना स्थायी बनाती हैं, अर्थात वर्ग 18 जैसे बनाती हैं। इसी प्रकार अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपनी संरचना वर्ग 18 जैसे बनाती हैं, अर्थात स्थायी बनाती हैं, जिस कारण इलेक्ट्रॉन को त्यागने से धातु के ऊपर धन का आवेश, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से अधातु के ऊपर ऋण का आवेश आता है। और इसी प्रकार इस विपरीत आवेश या विपरीत आयनों से एक विशेष आकर्षण पैदा होता है। उसी आकर्षण को आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। क्लियर है बेटा? बेटा एक बात बताओ, धातु अधातु के बीच में जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं, लेकिन सभी धातु और सभी अधातु के बीच बनने वाला बंध आयनिक नहीं होता। वो कभी कभी पर वैद्युत, वो कभी कभी पर सहसंयोजी बंध भी होता है। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे NaCl, इसके और इसके बीच में जो बंध है वो आयनिक है 100%, धातु अधातु। एक और AgCN, सिल्वर साइनाइड, धातु अधातु, लेकिन इसके बीच जो बंध बन रहा है ना वो आयनिक नहीं है। तो अब आयनिक नहीं है तो क्या करेंगे इस कंडीशन में? आप 100% श्योरिटी के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप सोडियम की ऋण विद्युता होती है 0.93, क्लोरीन की ऋण विद्युता होती है 3.17 समथिंग। बेटा ये ऋण विद्युता का मान पाउलिंग स्केल से नापा जाता है। इसकी और इसकी ऋण विद्युता का मान घटा दीजिए, यदि 1.7 या इसके ऊपर का मान आ रहा है तो डेफिनेटली आयनिक बंध होगा। दूसरी बात, तो ये आयनिक बंध है क्योंकि इसको घटाने पर 1.7 के ऊपर का मान आएगा। फिर Ag की बात करें तो इसकी ऋण विद्युता 1.93 होती है और इसकी कार्बन की ऋण विद्युता 2.5 होती है। इन दोनों को घटाओगे बेटा तो 1.7 के नीचे का मान आएगा, इसलिए ये बंध आयनिक नहीं है। इसे कहते हैं हम लोग आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध कब बनता है? बेटा सहसंयोजी बंध को बनाने के लिए दो अधातुएं भाग लेती हैं। दो अधातुओं के मध्य एक आकर्षण बनता है, एक आकर्षण पैदा होता है, अर्थात दो अधातुओं के मध्य बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब बात आती है दो अधातुओं के मध्य आखिर बंध बनता कैसे है? तो बेटा दो अधातुएं ना अपने 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 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करती हैं और साझेदारी कर कर वो परमाणुएं एक दूसरे के कोषों को पूर्ण करती है, ताकि किसी का अष्टक पूरा हो जाए या कोई परमाणु द्विसंयोजी हो तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से उसका कोष भर जाए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ, HCl। तो HCl कैसे बनता है वो देखो बेटा, मेरे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्लोरीन के साथ मिलना चाहता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम देख रहे हैं क्लोरीन अपना संरचना वर्ग 18 जैसे बनाना चाहता है, हाइड्रोजन भी अपनी संरचना यानी अपने कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरना चाहता है, अर्थात हीलियम जैसा बनना चाहता है। तो क्या करेंगे, ये दोनों बेटा ना अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे। तो हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इस प्रकार साझा हो जाएगा। हो गया। तो जब साझेदारी होती है तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी होंगे, ये 2 उसके भी होंगे। तो ये देखिए 2 इसके भी हो गए, 2 इसके भी हो गए। अगर इसके बीच में हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो ये है हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन के साझे से एक बॉन्ड बनता है Cl, और ये इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बन गया। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? 2 अधातुओं के मध्य बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। इनमें परमाणुएं
अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करती हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करती हैं और साझा करने के बाद एक विशेष प्रकार का बंध बनाती हैं जिसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध से दो परमाणुएं जो भाग ले रही हैं उन परमाणुओं के अष्टक या डुप्लेट्स पूरे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बेटा सहसंयोजी बंध दो प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, एक अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कब बनता है? दो भिन्न अधातुओं के मध्य, यानी दोनों अधातुएं एक दूसरे से अलग हो। दो भिन्न अधातु, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन एक दूसरे से अलग अलग है, तो दो भिन्न अधातुओं के मध्य जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो होता क्या है, जो परमाणु अधिक ऋण विद्युतीय होता है वो बंध में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी ओर खींच लेता है, इसके ऊपर थोड़ा सा माइनस और इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस का चार्ज आ जाता है, इसीलिए उस यौगिक पर पोल क्रिएट हो जाते हैं, प्लस और माइनस का पोल क्रिएट हो जाता है। इसे आंशिक ऋणावेश, इसे आंशिक धनावेश कहते हैं। ये लोअर केस के डेल्टा का सिंबल है। ठीक है बच्चों, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? दो भिन्न अधातुओं के मध्य जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंधन बनता है उसे ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं, क्योंकि जो परमाणु अधिक ऋण विद्युतीय होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके ऊपर थोड़ा सा ऋण तथा दूसरे परमाणु के जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा धन का आवेश आ जाता है, अर्थात पोल बन जाता है। तो ऐसे यौगिकों के मध्य बनने वाले बंध को ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। परंतु इसका अपवाद है बच्चों CH4, कार्बन हाइड्रोजन, ये दोनों अलग अलग हैं। कार्बन हाइड्रोजन दोनों अलग है, दोनों अधातु, इसका मतलब बंध कौन सा होना चाहिए? ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। लेकिन ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होता नहीं है, क्योंकि प्रकृति में कार्बन और हाइड्रोजन की ऋण विद्युतता समान मानी गई है। अगर दोनों की ऋण विद्युतता समान है तो ना हाइड्रोजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा ना कार्बन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, जिस कारण उनके ऊपर पोल क्रिएट नहीं होता। ठीक है, ये अपवाद है इसका। फिर हम बात करते हैं अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। बेटा अध्रुवीय सहसंयोजी बंध ऐसे बंधों को कहते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजी बंध ऐसे बंधों को कहते हैं जिसमें बंध दो समान अधातुओं के मध्य बनता है। दो समान अधातुओं के मध्य बनने वाले बंध को अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों अधातुओं की ऋण विद्युतता समान है, बंध में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को ना ये अपनी ओर खींच पाता है ना वो अपनी ओर खींच पाता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये हो गया ध्रुवीय बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। अब पढ़ते हैं उपसहसंयोजी बंध। तो बच्चों अब बारी आती है उपसहसंयोजी बंध की। उपसहसंयोजी बंध की खोज बच्चों 1923 में सिडविक तथा लॉरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। उपसहसंयोजी बंध को सेमीपोलर या डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इनमें होता क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई परमाणु A है और कोई परमाणु B है। तो मान लीजिए A परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में है, लेकिन B के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो A परमाणु है अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को शेयर करेगा B परमाणु के साथ और B के साथ एक आकर्षण रखेगा। इसे ही उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? जब एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा किसी अन्य परमाणुओं के साथ करता है, तब उन दो परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंध को उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दिखाता हूँ बच्चों, NH3 अमोनिया का रिएक्शन हम कराते हैं H+ आयन के साथ। तो बेटा H+ आयन का मतलब हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का आवेश, इसका मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन थे वो भी चले गए, और वो भी चले गए इसका मतलब वो बंध नहीं बना सकता। इसलिए नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म इसको शेयर करेगा, और इलेक्ट्रॉन युग्म शेयर करेगा तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो पहले नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, एक और जुड़ गया तो बन गया NH4। चूंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दे दिए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे कहते हैं अमोनियम आयन। ठीक है, ये हो गया बच्चों उपसहसंयोजी बंध। अब बच्चों इसके अंदर हम एक और महत्वपूर्ण बंध पढ़ने वाले हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोजन बंध। ठीक है, हाइड्रोजन बंध क्या है उसे देख लीजिए। हाइड्रोजन बंध बच्चों, हाइड्रोजन बंध क्या है मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से। HF इस प्रकार लिखता रहूंगा। किसी यौगिक का हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य यौगिक के ऋण विद्युतीय परमाणु
से जो आकर्षण रखता है उस आकर्षण को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। बस बेटा शर्त यह है कि जो ऋण विद्युतीय परमाणु है वो ऑक्सीजन, वो नाइट्रोजन और वो फ्लोरीन ही होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन के मध्य जब इनके साथ आकर्षण बनेगा उसे ही हाइड्रोजन बंध कहेंगे। तो जब किसी यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य यौगिक में उपस्थित ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जो आकर्षण रखता है उस आकर्षण को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो बेटा फ्लोरीन अधिक ऋण विद्युतीय है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपनी ओर खींचेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस आएगा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा माइनस, इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस, इसके ऊपर थोड़ा सा माइनस, इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस। तो बेटा ये थोड़ा सा प्लस इस थोड़े से माइनस के साथ थोड़ा सा आकर्षण रखेगा, ये थोड़ा सा प्लस इस थोड़े से माइनस के साथ थोड़ा सा आकर्षण रखेगा। इन्हीं बंधों को कौन सा बंध कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, बस अगर आप ये सोच के चल रहे हैं भाई HCl ऐसे है तो ये इसके साथ आकर्षण रख रहा है, डेफिनेटली अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे हाइड्रोजन बंध समझने की गलती करेंगे तो फिर बिल्कुल आप गलत हैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ रहा है। शर्त ये है हाइड्रोजन इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ। ठीक है, तो ये था बच्चों हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अब हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हाइड्रोजन बंध के प्रकार। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होंगे, एक अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध और एक होगा अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। मैं एग्जांपल पहले से बना दिया हूं। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के अंतर्गत क्या होता है कि एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु से आकर्षण रखता है। अर्थात अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कब बनता है? जब दो भिन्न अणुएं होंगी और दो भिन्न अणुओं में कोई का एक हाइड्रोजन किसी अन्य के ऋण विद्युतीय परमाणु से आकर्षण रख रहा होगा। ठीक है, इसे ही अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। बेटा एक मजेदार बात है, अगर आपसे कोई पूछे शराब जिसे पीते हैं वो पानी में घुल जाती है, क्यों? तो शराब जल में इसलिए घुल जाती है क्योंकि वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाती है। फिर इसके बाद एक है हमारे पास अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध ऐसे बंध को कहते हैं जिसमें एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु उसी अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु से आकर्षण रखता है, उसे अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।